गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये न्यूज़ निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से। देखिए पूरा मुद्दा क्या है, तो मुद्दा ये है कि जो शहडोल जिला अस्पताल है, जिसको सामान्यतः हम लोग सरकारी हॉस्पिटल कह देते हैं, जिला अस्पताल कह देते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। फिर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुद्दा ये नहीं बना कि इनकी मृत्यु हो गई। ये काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी वृद्ध थे, तो इनकी डेथ हो गई, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनको घर तक छोड़ने के लिए हॉस्पिटल की कोई भी गाड़ी नहीं गई, एम्बुलेंस नहीं मिला। मुद्दा ये बना, आप देख भी सकते हैं फ़ोटो में कि जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनके पोते के द्वारा बाइक से ले जाई जा रही है इनकी लाश, इनकी डेड बॉडी बाइक के द्वारा ले जाई जा रही है। जबकि आपको पता हो अगर, तो ये प्रावधान है कि अगर गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है, तो डेड बॉडी को ले जाने के लिए गवर्नमेंट की जो गाड़ी होती है, जिसको एम्बुलेंस कह सकते हैं आप या हॉस्पिटल की गाड़ी कह सकते हैं, वो उनको घर तक छोड़ के आती है। पर इनके साथ ये चीज़ देखने को नहीं मिली। हमारा देश जहाँ पे पेड़-पौधों की पूजा की जाती है, जहाँ पे पशु-पक्षियों की पूजा की जाती है, वहाँ पे मानवता के नाम पर ये चीज़ें की जाना, मानव के साथ ये चीज़ें किए जाना, कितनी हद तक सही है और कितनी गलत, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि ऐसी चीज़ें कहीं पर भी होना, एक तरीके से धब्बा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। जब ये घटना चर्चा में आई, वायरल हुई, तो 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। वो भी 2 सहकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड या जो भी आप कह लें, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अब मेरा मुद्दा यहीं से शुरू होता है। अब कोई भी न्यूज़ देखो ना, कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो हमेशा जो छोटी पोस्ट में ना, उनको हटाया जाता है। और यही वजह है कि घटनाएँ बंद नहीं हो रही हैं, क्योंकि छोटी पोस्ट वालों को हटा दिया जाता है, उन्हीं के ऊपर गाज गिर जाती है। भैया अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ देखने को मिले, तो उस जिले के डीएम को पकड़ो, एसपी को पकड़ो। और जो मेडिकल लाइन में अगर चीज़ हो रही है ना, तो आप देखेंगे जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये जिले अस्पताल में बैठता है और ये इस जिले का सबसे बड़ा मेडिकल अधिकारी होता है। तो इसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही? इससे सवाल क्यों नहीं हो रहा है? इसको कटघरे में लाइए ना, इसको सस्पेंड करिए ना। जब बड़े अधिकारी के ऊपर गाज गिरेगी ना, जब बड़े अधिकारी सस्पेंड होना शुरू हो जाएँगे, तो ये लोग अपने आप ही चुस्त-दुरुस्त होकर के काम करना शुरू करेंगे। जब बड़े अधिकारी को ये पता होगा कि अगर कोई भी घटना देखने को मिलती है, तो सीधा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आने वाला है, सीधा गाज मेरे ऊपर गिरेगी। तो वो अधिकारी खुद भी एक्टिव रहेगा और अपने से नीचे जितना लोग आने वाले हैं, सबको एक्टिव रखेगा। छोटे से छोटी चीज़ का ध्यान देगा। उसको पता है कि बड़ी से बड़ी बात हो जाए, मेरे ऊपर तो कोई गाज गिरेगी नहीं, 2-4 बातें हैं, सुन लेंगे, क्या हो गया? बाकी का जो छोटे पोस्ट पे हैं, उन्हीं को सस्पेंड कर देंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ, एक्शन भी ले रहे हैं, हम भी खुश, जनता भी खुश, मीडिया भी खुश, हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। पर अगर ये हो जाए कि जिले में कोई भी ज़िम्मेदार कोई भी गलत चीज़ देखने को मिलती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी डीएम की। अगर यहाँ पे मेडिकल लाइन की बात हुई, तो यहाँ पे सीएमओ को तलब हाज़िर कीजिए ना, सीएमओ से पूछिए कि ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है? तुम्हें किस लिए नियुक्त किया गया भैया? तुम्हें लाखों रुपए सैलरी दी जा रही है महीने की, गवर्नमेंटेड हाउस दिया जा रहा है, इतने सारे प्रोविज़न्स दिए जा रहे हैं, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, वो किस लिए दिए जा रहे हैं? क्या करने के लिए? यही करने के लिए कि तुम बैठ के बस ऐश करो। अगर आप कभी इनसे बात करने जाओगे ना इनके ऑफ़िस में, तो ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग इनके नौकर हैं। जबकि प्रावधान पूरा उल्टा है, नौकर ये हमारे हैं। सीधा-सीधा कहा था कि पब्लिक सर्वेंट हैं। पर अगर आप कभी इनसे बात करने जाओ हॉस्पिटल में, ये जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे बैठते भी हैं कभी-कभी, कभी-कभी बैठते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो ये घूमते रहते हैं। अगर कभी मिलेंगे भी तो ऐसे बात करेंगे, पहले तो 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बाहर वेट कराएँगे। अगर उसके बाद मिल भी गए, तो इस तरीके से बात करते हैं, लगता है कि ये लॉर्ड साहब हैं और हम लोग इनके नौकर हैं। जबकि प्रावधान बिल्कुल उल्टा है, नौकर ये हमारे हैं। हमारा जो टैक्स जाता है ना, उसी से इनको सैलरी मिल रही है। पर ऐसा सिर्फ़ आदर्शों में कहा जाता है, ऐसा कभी आपको व्यवहार में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए न्यूज़ पूरी तरीके से दिल को दहलाने वाली है, शर्मनाक है। पर मेरा जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, देखिए आप लोग चाहे मेरी बात से सहमत हो, चाहे असहमत। अगर आप असहमत हो तो अपनी असहमति भी व्यक्त करिए, लेकिन वही है कि सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए लगना चाहिए कि हाँ, एक एजुकेटेड बंदा कुछ कह रहा है, ताकि उस बात में दम हो। ऐसा नहीं कि गाली-गलौज करना शुरू कर दो। मेरा जो दूसरा पॉइंट ये है, आप बस इतना बता दो कि क्या अंबानी के घर अगर ऐसी घटना हुई थी, क्या अडानी के घर ऐसी घटना हुई थी, तो क्या उनको भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है? क्या वो भी लाश को ले जाने के लिए उनको गाड़ी नहीं मिलती? क्या उनको भी अपने घर की किसी डेड बॉडी को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ता, बाइक से ले जाना पड़ता? नहीं, सीधा-सा जवाब है नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो लोग काबिल हैं, एबल हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये न्यूज़ जो है ना, वो एक तरफ दिल दहलाने वाली है, तो दूसरी तरफ हम सबको मोटिवेट करने के लिए भी ये न्यूज़ बहुत काफ़ी है। आप लोग काबिल बनिए। अगर आप लोग की उम्र ख़ास करके 15 से 40 के बीच में है, तो आप लोग काबिल बनो यार। अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने यार दोस्त के लिए, कि भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई। भगवान ना करे कि अगर हमारे माँ-बाप में से किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हमें इलाज कराने के लिए 2-4 लाख, 10 लाख किसी से माँगना ना पड़े। अगर हम काबिल नहीं रहेंगे ना, तो कोई हमें देगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। 2-4 लाख तो बहुत दूर की बात है, तुम किसी से 2-4 हज़ार माँग के देखना, अगर काबिल नहीं तो कोई नहीं देने वाला है। तो इतना काबिल बन जाओ ना कि किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। 10 लाख, 20 लाख अगर लगे, तो तुम खुद से लगा सको, अपने माँ-बाप के इलाज के लिए। आज हमें एक खाँसी आ जाती है, एक छींक आ जाती है, तो हमारे माँ-बाप हमारे लिए 10 तरीके की दवा ला के रख देते हैं। क्या आपका या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब उनकी तबीयत ख़राब हो, बुढ़ापे में जब उनको हमारी ज़रूरत हो, तो हम उनके साथ खड़े हों? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर उनकी तबीयत ख़राब हो, तो हम भी 2 तरीके की दवा ला के रख सकें कि लीजिए, अगर इससे आराम नहीं मिलेगा तो इसको खा लीजिएगा? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम हमारे माँ-बाप का इलाज कराने के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके जाएँ? अगर हमारी आज थोड़ी-सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वही माँ-बाप ज़मीन-आसमान एक कर देते हैं। तो क्या जब उनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? तो इतने काबिल बन जाओ यार।
किसी और के लिए तो माँ-बाप के लिए इतने काबिल बन जाओ कि भगवान ना करे कभी कोई इमीडिएट कंडीशन बनती है, कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तो हमें किसी का आगे हाथ फैलाना ना पड़े, ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले। और अगर आप एक ज़ुबान बोलो तो 10 लोग आपकी ज़ुबान पे खड़े होने वाले हों। आप सोच के देखो ना कि अगर आप किसी जिले के डीएम हो, अगर आपने फ़ोन किया ना तो 10 लोग आपके सामने खड़े मिलेंगे। अगर आपने एक फ़ोन कर दिया तो जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके घर पे मिलेगा। तो ऐसी पावर रखो। अब ज़रूरी नहीं कि आप डीएम ही बनो, एसपी ही बनो, अगर आप किसी और फ़ील्ड में बेटर करना चाहते हैं तो वो भी करिए। मेरा कहना ये है कि अगर किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाइए। ऐसा करिए कि आपके फ़ोन की वैल्यू बहुत सारे लोगों की ज़ुबान की वैल्यू से कहीं ज़्यादा हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये बात समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर में और देखते हैं आपका पीवाईक्यू। ये यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया है। बात करिए भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? नंबर का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में लिखने के लिए बोला है। अगर आप लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको याद होगा जब मेंस का पेपर होने वाला था ना, उससे 4 या 5 दिन पहले यही आर्टिकल हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो भारतीय समाज है यहाँ पे खास करके आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। और यहाँ पे नवयुवतियों को लेकर के और पूरा आंकड़ा लेकर के स्टेट वाइज सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसके कुछ दिन बाद ये क्वेश्चन आपके सामने था। ये जीएस 1 का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन लड़ा था, तो 4 महीने में ये 2 से 3 क्वेश्चन लड़ गया था। जबकि देखो और सारी वीडियो मैंने खंगाली भी नहीं थी, पीडीएफ भी नहीं खंगाली, तो जो मोटा-मोटा मुझे याद था दिमाग में, मैंने वही चीज़ आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। अगर वीडियो सर्च करता तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट और भी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जल संसाधन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो जल संसाधन को लेकर के हम लोग कितना बार वो आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को भी पता होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिल जाते, पर वही है कि अब टीम तो है नहीं और मुझे कोई भाई मोनेटाइज़ तो करना नहीं है, वो नहीं है कि मतलब पैसा ही कमाना है, चलो स्क्रीनशॉट भेजते रहो ताकि लड़कों का विश्वास बढ़े और फिर बैच बेचो और फिर पैसे कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो मेरा दिमाग में चल नहीं रहा है, अभी तो हम लोग लेक्चर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। नहीं तो फिर मैं भी पूरा दिन-रात एक करके वो वीडियो में से स्क्रीनशॉट निकाल-निकाल के फिर आप लोग को भेजता कि देखो यहाँ से लड़ा, देखो वहाँ से लड़ा और फिर मैं भी कोर्स बेचता अपना, बैच चलाता और फिर पैसे कमाता। वो चीज़ एक अलग प्रावधान है। देखिए मेरा यही कहने का मतलब है कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पीवाई को जाके देखो। उसके पीछे वजह ये है कि तभी आप ना अंदाज़ा लगा पाओगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत। और मैं ही नहीं, आपको किसी भी टीचर को देखना है कि वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत। तो उसका सबसे अच्छा जो कसौटी है, सबसे अच्छा जो प्रावधान है ये चेक करने का कि कोई सही पढ़ा रहा है या गलत, आप जाके पीवाईक्यू देखिए बस। अगर आप पीआईक्यू देख रहे हैं वहाँ से लड़ रहा है, तो भैया वो सही पढ़ा रहे हैं। अगर पीआईक्यू देख रहे हैं नहीं लड़ रहा है, पीआईक्यू से मतलब आस-पास भी नहीं, उसका लेवल ही मैच नहीं कर रहा है, तो फिर बेकार है ना। अगर यूपीएससी के नाम पे आपको सिर्फ फैक्ट रटाए जा रहे हैं, फैक्ट रटाए जा रहे हैं और वो नहीं लड़ रहा है आपकी यूपीएससी में, तो क्या मतलब है? तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर मेरा ही नहीं लड़ रहा है, आपको लग रहा है कि सही नहीं पढ़ा रहे हैं, लेवल सही नहीं, तो उसको भी छोड़ दीजिए। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मुझसे पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो देखो। आपको जहाँ से समझ आए, जो भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। बस मेरा पर्पज़ ये है कि जो हिंदी मीडियम वाले हो भटको मत, पढ़ो। अब इंग्लिश मीडियम वाला अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको लगेगा यार हिंदी मीडियम वालों को क्यों हम लोग भटके, मतलब नहीं, देखिए आप लोग वैसे भी ज़्यादा भटकते नहीं हैं, आप लोग उतना एबल होते हैं। भाई यही तो हमारी अंदर दिक्कत है। हिंदी मीडियम वालों को क्या है ना कि आप कुछ भी पढ़ाओ तो उनको ट्रस्ट नहीं होता जल्दी। वो 4 चैनल से 5 चैनल से देखते रहेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे पर 4 चैनल 5 चैनल से। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले स्मार्ट स्टडी करते हैं। वो एक ही चीज़ पढ़ेंगे, 4-5 एस्पेक्ट उसका कवर कर लेंगे, एक ही वीडियो देखेंगे और एक मैगज़ीन वगैरह कोई पढ़ लेंगे, बस उनका काम हो गया। इसलिए उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले मेहनत नहीं करते हैं, मेहनती नहीं होते हैं, फिर पढ़ने में पीछे होते हैं। सब कुछ सही होता है, बस वही कि आप भटकते बहुत ज़्यादा हो। और अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सर हमारी बेइज़्ज़ती कर रहे हो, गलत बता रहे हो। कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम होगा आपके सामने आएगा तब देख लेना। भाई मैं क्या बोलूँ? जब पेपर सामने आएगा तब देख लेना, उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ? वही हमारी कसौटी है, वही एक तरीके से बताया कि मैं क्या पढ़ा रहा था और क्या चीज़ें हैं। आप खुद सोचो यार, मुझे लेक्चर शुरू किए हुए 4 महीना हुआ, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके यूपीएससी मेंस में लड़ जाना, छोटी बात नहीं है, ठीक है? यूपीएससी की बात हो रही है, कोई वनडे एग्ज़ाम की नहीं कि कुछ भी फैक्ट पढ़ा दो, आपसे कुछ भी पूछ लेकर लड़ गया और सिर्फ़ 4 महीने में। और इतना ये भी नहीं कि मैंने 2 साल पूरा जा कर के रिसर्च करके उसके बाद ये करा हो कि 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तब जाके 4 क्वेश्चन लड़ा है। 4 महीना हुआ था, तभी जाके 2 क्वेश्चन लड़ गया था और वो भी 2 जो मैं मेरे मोटा-मोटा याद था। पता चला कि मैं अगर सर्च करता तो 1 आध 2 और ही निकल के आता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं इम्पोर्टेंट डे। तो ये 25 नवंबर का इम्पोर्टेंट डे छूट गया था। बात करें महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है यूनाइट, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। और कल कुछ अच्छे-अच्छे इंपॉर्टेंट डे थे। जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट डे था कल वो ये था। मतलब इसके बारे में क्या बोलूँ? मेरे ख्याल से तो हर भारतीय को जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है पर जानना चाहिए, क्योंकि कल संविधान दिवस था। वो डेट याद है ना, 26 नवंबर 1949। अच्छा बताओ प्रस्तावना किस-किस को याद है? सही से बताना, पूरी प्रस्तावना याद है? हम भारत के लोग, हाँ, वो पूरी प्रस्तावना याद करो ना तो उसमें डेट भी आती है। मतलब प्रस्तावना पढ़ो तो अच्छा लगता है यार, वो अंदर से गर्व फ़ील होता है, अच्छा लगता है, प्राउड फ़ील होता है। और अगर दुनिया का बेस्ट संविधान देखना है ना तो हमारा संविधान है। कुछ भी कह लो पर हमारा संविधान वन ऑफ द बेस्ट संविधान है। चाहे कोई कुछ भी कह ले। आलोचना तो हर चीज़ की होती है, महात्माओं की भी आलोचना होती है, आलोचना हर चीज़ की होती है, कोई भी आलोचनाओं से परे नहीं है। पर दुनिया का बेस्ट संविधान हमारा ही है। भाई मेरा तो यही मानना है। हमारा संविधान देखो ना इतना अच्छे से लेके चल रहा है कि अभी तक इसको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब इसमें संशोधन हो रहे हैं,
पर ऐसा नहीं कि जो इसके मूलभूत ढांचे उसको बदल दिया जाए। ऐसा नहीं कि संविधान को लेकर के हो हल्ला मच गया, पूरा संविधान फिर से लिखना है। ऐसा नहीं कि संविधान के आड़ में किसी और को टारगेट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे सारी कमेटी मिलके रहती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, सारी चीज़ें ढंग से होती हैं। और हमारे यहाँ पे देखो ना, ये संविधान की ये देन है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हारती है तो आसानी से सत्ता स्थानांतरित कर देते हैं दूसरे वाले को, और अच्छे से यहाँ पे राज चल रहा है। अगर संविधान ही सही नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें कैसे सही होंगी? सोच के देखिए कि किसी संविधान में सीधा ये लिखा है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना चाहिए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा ना दी जाए। किसी भी संविधान में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी संविधान में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को कोई सुरक्षा नहीं है, माइनॉरिटीज़ को कोई भी सुरक्षा नहीं है, तो वो संविधान और वो देश कैसा होगा? कहाँ पे जाएगा वो देश? आप खुद सोच के देखो। जबकि हमारे संविधान में सबको इक्वल ट्रीट किया गया है, और खास करके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, वो तो फिर क्या ही कहना। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हम सब की सुरक्षा के लिए गारंटी देते हैं। वो हैं जो आप बचा के रखे हुए हैं। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि संविधान दिवस था कल, ये चीज़ मैंने बता ही दी है, पर फिर भी आप लोग यार थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों के ना बारे में जानिए। ज़रूरी नहीं कि आप सीपीएससी क्वेश्चन पूछे, पर एक नागरिक होने के नाते हमारे देश की चीज़ है ना, ये हमें जानना भी तो चाहिए ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि जो एग्ज़ाम में पूछेगा बस वही पढ़ें, और जो हमारे देश के बारे में वो चीज़ें हम जाने ही नहीं। अब आप कहो कि सर संविधान दिवस कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी में, तो हम इसके बारे में क्यों जानें? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। थोड़ा बहुत आप नागरिक होने के नाते जानिए भी तो सही उसके बारे में। हमारा देश है, अगर आप थोड़ा-सा भी पढ़े लिखे हैं, तो उसके बारे में जानना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कल एक और डे था, जिसको कहते हैं नेशनल मिल्क डे। और ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। किस नाते मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन थे, इन्हीं का जन्मदिवस है, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? तो पहले नाम ही देख लीजिए, इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब समझ गए ना आप कि क्यों मनाया जाता है? तो ये देख सकते हैं 26 नवंबर 1921 से लेकर के 9 सितंबर 2012 तक इनका काल था। आपने श्वेत क्रांति के बारे में सुना होगा, जो कि दुग्ध उत्पादन, जिसको दूध कहते हैं, मिल्क कहते हैं, उससे संबंधित था। तो उसके जनक यही थे भाई साहब। इन्होंने ये उसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से लागू किया था, और जो दूध उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें की थी। और इसी से जुड़ा हुआ अभी एक आर्टिकल भी आ गया जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्गीज़ कुरियन जी का जो जन्म दिवस है 26 नवंबर को, इसी नाते हम उस दिन नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। चलिए पहले उसी से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाले ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 जारी किए। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट हैं, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट किससे किससे जुड़ा हुआ है? एक तो आपका अंडा उत्पादन कितना हुआ है टोटल, और इसमें कौन पहले स्थान पर रहा है, ये सारी चीज़ें। दूध कितना उत्पादन हुआ है, कौन इसमें पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर, और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो 3-4 चीज़ों को यहाँ पे फैक्ट के रूप में बताया गया है, जो कि कल ये मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है, और ये गवर्नमेंटेड डेटा है। अब जब गवर्नमेंटेड डेटा है तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपको कोई आंसर की को लेकर के आपत्ति रहती है तो आप यहाँ से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। तो ये डेटा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया। तो पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण मार्च 2022 से लेकर के फरवरी 2023 के इस पर आधारित है। यहाँ से ये डेटा लिए गए इस अवधि से। बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 जारी किए गए, जिसमें क्या-क्या शामिल? तो दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन, ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। परषोत्तम रुपाला जी ने बताया कि देश में दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान वार्षिक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है, जो देश भर में 3 मौसमों, कौन-कौन से? तो गर्मी हो गया, मार्च से जून तक, बरसात हो गया, यानी कि इसी को वर्षा ऋतु भी कहा जाता है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, और सर्दी नवंबर से लेकर के फरवरी तक इसमें आयोजित किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान सामने लाया गया है, और इस सर्वेक्षण के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। तो चलिए संक्षेप में देख लीजिए। पहले हम देखते हैं दुग्ध उत्पादन के बारे में, इसी को मिल्क प्रोडक्शन भी कहते हैं। पता चले आप लोग कहें सर दुग्ध क्या होता है? दूध की बात की जा रही है, ठीक है? और क्योंकि कल मिल्क डे भी था, तो इस नाते सबसे पहले मिल्क के बारे में ही देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ? तो 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में, जो वर्ष 2018-19 में 187.75 मिलियन टन था। ये 2018-19 की बात की है, और अगर 2022-23 में हम देखते हैं तो 230.58 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2021-22 के अनुमान से वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन 3.83% बढ़ा है, यानी अगर हम पिछले साल की तुलना में देखते हैं तो 3.83% की वृद्धि हुई है दूध के उत्पादन में, जबकि पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो 22.8% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे 8 एक है तो उसको आप 8 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अलग-अलग वर्षों में वृद्धि दर दिखाई गई। 2018-19 में कितना था? तो वार्षिक वृद्धि दर 6.47%। 2019-20 में अगर हम देखते हैं तो 5.69%। 2020-21 में देखते हैं तो 5.81%, और 2021-22 में देखते हैं तो 5.77%। ये वृद्धि दिखाई गई अलग-अलग वर्षों में। वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है?
कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वालों तैयार रहो। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध मेरे ख्याल से हरियाणा वाले पीते हैं ना? सुना हूँ ऐसा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। इसके बाद किसका स्थान आता है? तो राजस्थान का आता है 14.44%, फिर मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49% और आंध्र प्रदेश 6.70%। ये स्थान है पूरा, आप देख लीजिए। सबसे पहले कौन है? तो गुजरात है, सॉरी उत्तर प्रदेश है, फिर कौन है? फिर राजस्थान है, फिर कौन है? तो फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है और फिर आंध्र प्रदेश है। तो अगर आप जहाँ से रहने वाले हैं, अगर उसमें से कोई राज्य है इसमें, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। यानी अगर आपका राज्य इसमें शामिल है तो उसको याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य ने किया है। और अगर हमें देखें कि पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है, अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि किसमें देखने को मिली है? कर्नाटक में। कितना? 8.76%। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 8.65% और उत्तर प्रदेश में 6.99%। अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका कितना अनुमान लगाया गया है? कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के दौरान 103.80 बिलियन अंडों के उत्पादन के अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले 5 वर्षों में 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि अगर पिछले 5 वर्षों का हम आंकड़ा देखें तो उसमें 33.31% या फिर अब 33.3% की वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्ष 2021-22 की तुलना में अगर हम देखें, यानी कि पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि इसमें दर्ज की गई है? तो 6.77% की वृद्धि दर्ज की गई है। और यहाँ पे अलग-अलग वर्ष में दिया गया, जैसे 2018-19 में कितना था, तो इसकी वार्षिक वृद्धि दर 9.02% थी। 2019-20 में 10.19%, 2021-22 में कितना थी, तो 6.70% और 2021-22 में 6.19% की वृद्धि दर्ज की गई थी पिछले सालों की तुलना में। कुल अंडा उत्पादन में अगर हम देखें प्रमुख योगदान किसका है, तो आंध्र प्रदेश का रहा है, जिसकी हिस्सेदारी कुल अंडा उत्पादन में 20.13% है। फिर स्थान आता है तमिलनाडु का 15.58%, तेलंगाना 12.77%, पश्चिम बंगाल 9.94% और कर्नाटक 6.51%। ये कुल उत्पादन में योगदान है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में हो रहा है। फिर से वही चीज़ कहूँगा कि अगर आपका राज्य इसमें शामिल है तो इसको ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर अगर हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर हुई है, कितना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, तो सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? पश्चिम बंगाल में। कितना? 20.10%। फिर उसके बाद सिक्किम आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। सिक्किम में कितना वार्षिक वृद्धि दर है? तो 18.93%। उत्तर प्रदेश में 12.08% 08 बोल रहा हूँ। मांस उत्पादन के अगर बारे में हम बात करें तो 22-23 में इसका कुल मांस उत्पादन होने का कितना अनुमान लगाया गया? तो 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। और अगर इसकी 2018-19 से लेकर के अगर 2022-23 में हम देखते हैं, यानी कि पिछले 5 वर्षों में कितनी वृद्धि देखने को मिली है, तो 20.39% की वृद्धि देखने को मिली है। 2018-19 में कितना था इसका टोटल उत्पादन? तो 8.11 मिलियन टन था। और अगर वहीं देखते हैं हम 2022-23 में, तो यहाँ पे 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है। और अगर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी जाए तो 5.13% की वृद्धि देखने को मिल रही है। बाकी 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि थी? वार्षिक वृद्धि दर 5.99%, 2019-20 में 5.98%, 2020-21 में 2.30% और 2021-22 में 5.62% वृद्धि देखने को मिली थी। अगर देखते हैं कि कुल मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो फिर से वही आने वाला है उत्तर प्रदेश। कितना प्रतिशत? तो 12.20% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है मांस उत्पादन में। उसके बाद स्थान आता है पश्चिम बंगाल का 11.93% के साथ, फिर स्थान आता है महाराष्ट्र का 11.50% के आसपास, फिर आंध्र प्रदेश 11.20% और तेलंगाना 11.06%। अगर वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। भाई साहब इसने 63.08% की वृद्धि दर्ज की है। भाई बहुत ज़्यादा हो गई यार, इतना वृद्धि। उसके बाद मेघालय 38.34% की वृद्धि और गोवा को 22.98% की वृद्धि देखने को मिली है। फिर हम देखते हैं ऊन उत्पादन के बारे में। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान 40.42 मिलियन किलोग्राम के अनुमान की तुलना में पिछले 5 वर्षों में 16.84% की वृद्धि नकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें आप नकारात्मक वृद्धि देख सकते हैं, ये नेगेटिव में जा रहा है। अगर पिछले 5 वर्षों की तुलना के बारे में हम बात करें, पिछले 5 वर्षों को लेकर के अगर रिकॉर्ड देखते हैं, जबकि अगर वहीं हम ये देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी ये 22-23 का आंकड़ा चल रहा है, अगर हम 21-22 की तुलना में देखते हैं तो 2.12% की बढ़त देखने को मिलेगी। अगर पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी, नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इससे पूर्व में हम देखना चाहें 2018-19 में कितना वार्षिक वृद्धि दर थी, तो -2.51%,
2019-20 में -9.05%, 2020 से 21 में -0.46% और 2021-22 में -10.87%। तो ये आपको नकारात्मक वृद्धि पिछले 5 वर्षों में देखने को मिल रही है। कुल ऊन उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो ये राजस्थान भाई साहब हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर का स्थान आता है 22.55%, गुजरात का स्थान आता है फिर 6.01% के साथ, महाराष्ट्र 4.73% और हिमाचल प्रदेश 4.27%। अच्छा, यहाँ पे जो ऊन उत्पादन ना, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। पहले तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई पिछले 5 वर्षों में, ये चीज़ याद रखने वाली है। दूसरा, जो पिछले वर्ष की तुलना में है उसमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। तीसरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रथम स्थान पर है वो कौन है? तो आरजे राहुल जयकर नहीं है रेडियो जॉकी भी नहीं है, ये राजस्थान है, ठीक है। तो पहले स्थान पर राजस्थान है। बहुत सारे लोग को लगेगा ना कि जो कश्मीर है वहाँ पे भेड़ों का पालन किया जाता है, तो कश्मीर पहले स्थान पर होगा, जम्मू कश्मीर, जबकि यहाँ पे राजस्थान पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग फैक्ट हो सकता है आप लोग के लिए। इस न्यूज़ को पढ़िए, कुछ याद आ रहा है? अभी हम लोगों ने बात किया था जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम है उसका आयोजन होने वाला है नई दिल्ली में, तो उसी के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया। शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? तो एक गौरैया है, ये याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी आपसे सिर्फ वनडे एग्जाम में ही पूछने वाला है, यूपीएससी शायद ही कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे। और यहाँ पे बात की जा रही है जो केवीआईसी का खादी कारीगर सम्मेलन है, तो खादी कारीगर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? केवीआईसी। केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसी को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस लिए, तो खादी के कपड़े जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए है, उससे संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 बीमारियों के बारे में, जिसमें से पहली बीमारी है सिकल सेल रोग या सिकल सेल डिजीज और दूसरी बीमारी है थैलेसीमिया। दोनों ही हमारे रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और इनके इलाज के लिए अभी यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है और इसी नाते ये चर्चा में आ गया है। अभी तक इनका इलाज कैसे किया जाता था? तो या तो ब्लड चढ़ाया जाता था, रक्तदान, या फिर क्या किया जाता था? तो यहाँ पे जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा कहते हैं इसको हिंदी में, इसी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता था, इसी का प्रत्यारोपण करना पड़ता था। लेकिन अब ये एक नए तरीके से जीन का जो कटिंग होता है या फिर जीन थेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जाएगा, तो इसी नाते ये चर्चा में आ गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई जो मैंने आपको बताई। कहा जा रहा है कि जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर कैस9, ये जानते हैं एक प्रकार की एक जैविक कैंची है, ये जीन को काटने का काम करती है। इस पर आधारित यह दुनिया की पहली लाइसेंस प्राप्त थेरेपी है जिसने अपने नवप्रवर्तकों को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिलाया था। 2012 में पहली बार उपलब्ध हुई जेनेटिक कैंची ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कैसगेवी नामक यह थेरेपी, अब इस थेरेपी का नाम क्या रखा गया? तो कैसगेवी, दोषपूर्ण जीन को संपादित करती है। अगर आप लोग बता देना संपादित को मतलब संपादित आप लोग सुने होंगे, पर अगर मैं आपको जब इसका इंग्लिश वर्ड बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। आप लोग को पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो जरूर करते होंगे। एडिट एडिट करते हैं ना अपने फोटो वीडियो, इसे संपादित को एडिट कहते हैं इंग्लिश में। देखिए एडिट कितना आसान लग रहा है ना, अभी संपादित आप बोलो किसी के सामने तो लगता है संपादित क्या होता है भाई, उसको में करते क्या हम लोग, पर जैसे एडिट बोले तो समझ आ जाता है कि अच्छा अच्छा वो चीज़ है, उसको मॉडिफाई करते हैं, ऐसे करते हैं, फिल्टर डालते हैं, वो चीज़ें करते हैं। तो ऐसे इसको भी किया जाता है, जो इन रक्त विकारों का कारण बनती है और संभावित रूप से व्यक्ति को जीवन भर के लिए ठीक कर देती है। अब तक एकमात्र अस्थायी उपचार अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, इसी को बोन मैरो कहा जाता है इंग्लिश में, प्रत्यारोपण चल रहा था, जिसके लिए एक करीबी मिलान वाले दाता की आवश्यकता होती है। देखिए मैं पूरा मुद्दा बता रहा हूँ क्या होता है। जो हमारी बॉडी है पूरी सेल से बनी है और हमारी बॉडी में डीएनए पाई जाती है। सारी चीज़ें आप लोग को पता ही है, मतलब ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें पता ही बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए जो होता है ना, जीन, अब जो हमारी जीन होती है, ये जो सिकल सेल डिजीज है और जो थैलेसीमिया, ये आनुवांशिक रोग है, यानी कि हमारे जीन में जो प्रॉब्लम होती है इसी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मान लीजिए कोई ऐसी जीन है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैज्ञानिकों को ये पता चलेगा कि ये जीन डिफ़ॉल्ट है, इसी जीन की वजह से बीमारी हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, इसी जीन को काट के फेंक देंगे या फिर इस जीन की जगह दूसरी जीन लगा देंगे या फिर इस जीन में जो बीमारी है जिसके नाते उसी कारक को हटा देंगे। अब जब यहाँ पे उस कारक को हटा दिया गया, उस चीज़ को हटा दिया गया, फिर उस जीन को ही हटा दिया गया, तो क्या हो जा रहा है? सिंपल सी बात है, वो चीज़ ही खत्म हो गई, वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये पूरा आर्टिकल यही है बस, बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कुछ, कुछ आप लोग के आंसर राइटिंग के लिए कह सकते हैं कि वाक्यांश बना के लिखा गया ताकि आप लोग को आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो। बाकी जो पूरा निचोड़ है ना उसका, वो यही है बस। और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसे कि सिकल सेल के बारे में पूछा जा सकता है, थैलेसीमिया के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अभी और इसके बारे में फैक्ट्स। थेरेपी काम कैसे करती है? तो सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया दोनों हीमोग्लोबिन के जीन में त्रुटियों के कारण होते हैं। थेरेपी में रोगी की स्वयं की रक्त स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रिस्पर कैस9 का उपयोग करके सटीक रूप से संपादित किया जाता है। BCL11A नामक जीन, जो भ्रूण से वयस्क हीमोग्लोबिन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, थेरेपी द्वारा लक्षित है।
यानी कि इसी जीन को लक्षित किया जाता है, इसी जीन को टारगेट किया जाता है और इसी जीन को एडिट किया जाता है ताकि जो ये थैलेसीमिया है और सिकल सेल रोग है इससे इलाज किया जा सके, इससे छुटकारा पाया जा सके। भ्रूण का हीमोग्लोबिन जो जन्म के समय स्वाभाविक रूप से हर किसी में मौजूद होता है, उसमें वयस्क हीमोग्लोबिन के समान असामान्यताएं नहीं होती हैं। यानी जब भ्रूण का जो जीन बनता है तो उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जब हम वयस्क होते जाते हैं, तब यहाँ पे हमारे जीन में वो दिक्कत देखने को मिलती है और सिकल सेल रोग जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। थेरेपी भ्रूण के हीमोग्लोबिन का अधिक उत्पादन शुरू करने के लिए शरीर के अपने तंत्र का उपयोग करती है, जिससे दोनों स्थितियों के लक्षण कम हो जाते हैं। जो ये थेरेपी है, जो जीन थेरेपी बताई जा रही है सिकल सेल रोग के लिए और थैलेसीमिया के लिए, ये क्या करती है? तो जो भ्रूण की थेरेपी होती है, भ्रूण की जो जीन होती है ना, इसी को टारगेट करती है कि ये शुरू से ही हीमोग्लोबिन ज़्यादा उत्पादित कर दे। जब ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा उत्पादित करेगी तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और मैंने बताया कि जो सिकल सेल डिजीज़ है और थैलेसीमिया, ये दोनों ही हमारे ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी है, रक्त से जुड़ी हुई बीमारी है, तो इसके इलाज के लिए इसे काम करता है। ये मैप के थ्रू दिखाए गए भारतीय राज्यों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया के रोग देखने को मिलने वाले हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मेघालय। तो ये सारे राज्य हैं जहाँ पर ये दोनों बीमारियों का बोझ देखने को हमें मिल रहा है। बाकी ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड आपको दिखाया गया है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे यूरोप का एक भी क्षेत्र दिखाया गया है? नोटिस करो ना आप लोग ये चीज़ें, आप खुद देखो, सिर्फ अफ्रीका और इंडिया को ही दिखाया गया है। उसके पीछे वजह ऐसी नहीं है कि लोग भेदभाव कर रहे हैं। भाई वहाँ पे देखने को जहाँ पे मिलेगी वही ना दिखाएँगे, क्योंकि ये ग्लोबल बर्डन दिखा रहा है। वैश्विक स्तर पर कितना बर्डन है वो दिखा रहा है। तो जहाँ पर ये बीमारी देखने को मिल रही है वही चीज़ यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। तो ये अफ्रीकी क्षेत्र में भी ज़्यादा है और फिर हमारे इंडिया में ज़्यादा है बस। और बाकी आप देखोगे ना, कोई भी यूरोपीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। इवन चाइना तक इसमें शामिल नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, वो भी शामिल नहीं है। तो ये सारे लोग इससे छुटकारा पा चुके हैं, ये लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि इनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे देख लो, अगर किसी की मौत हो जा रही है तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है, उसके घर तक उसकी डेड बॉडी छोड़ने के लिए हमें बाइक का यूज़ करना पड़ रहा है। तो भैया कैसे होगा? और यहाँ पे जो रेट दिखा रहे हैं, अब रेट का मतलब समझ ही जाओ, फिर खतरे की घंटी है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये दिखा है कि 1 लाख व्यक्तियों में से, ये 100 लिखा है, इसके ऊपर मत जाना, ये 1 लाख व्यक्तियों में से बात की जा रही है, ठीक है? कितने लोगों को सिकल सेल डिजीज़ देखने को मिल रही है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जहाँ पे रेड है, इसका ये मतलब है कि प्रत्येक 1 लाख व्यक्ति पर 1000 से लेकर के 1342 के बीच में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये रेड ज़ोन दिखाया जा रहा है आपको, ये भी अफ्रीका के ही क्षेत्र हैं। इंडिया में ऐसा कोई क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ पर इस तरीके का आपको दिखाया गया हल्का ऑरेंज टाइप में, यहाँ पे आपको 90 से लेकर के 300 के बीच में ये डेटा देखने को मिलने वाला है कि प्रत्येक 1 लाख व्यक्तियों में से 90 से लेकर के 300 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको सिकल सेल डिजीज़ होगी, सिकल सेल रोग होगा। तो यहाँ पे ये जो पीला-पीला क्षेत्र है, फिर ऑरेंज कह सकते हैं, वो वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जो रेड क्षेत्र है, फिर रेड का मतलब समझ सकते हैं कि खतरे की घंटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी जिसको आप कहते हैं, आरबीसी ज़्यादा समझ आता होगा, है ना? तो जब तक हमें सिकल सेल बीमारी नहीं हो रही थी, तो आरबीसी का आप आकार ही देखिए, ये ऐसा आकार का होता है। और जब हमें सिकल सेल बीमारी हो जाती है, तो आरबीसी का आकार कुछ ऐसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसी को अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है कहीं-कहीं, और इसी को कहीं हँसिए की भाँति कहा जाता है। अब आप खुद सोच के देखो ना, कोई ऐसे कर्व में है, ये टेढ़ा है अगर हमारा आरबीसी, तो फिर ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कैसे वहन करेगा? कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? जबकि यहाँ पे ये देखिए ना, छोटे-छोटे गोले के तरीके से ये तुरंत सरक जाता है, ये हमारे बॉडी में पूरा फैलता रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। और जब यहाँ पे सिकल सेल बीमारी किसी को हो जाती है, तो उसका आरबीसी का जो आकार है वो हँसिए का आकार का हो जाता है या फिर अर्धचंद्राकार हो जाता है। यही बीमारी देखने को मिलती है और इसी नाते हमारे जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, उसका प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। और जब ब्लड का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि दुनिया भर की सारी बीमारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से बस इतना ही समझाएगा कि आप एक चीज़ देखना थोड़ा-सा, एक ब्लू कलर में है और एक लाल कलर में है। जो ब्लू कलर में है इसको नॉर्मल जीन कहा जा रहा है और जो लाल कलर में है, खतरे की घंटी, उसको एस जीन कहा जा रहा है, फिर सिकल सेल वाली जीन कहा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है ना कि जो भी माँ-बाप होते हैं, सबके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि इनको भी एक ब्लू दिखाया गया है, एक रेड दिखाया गया है और इनको भी एक ब्लू, एक रेड दिखाया गया है। ये जीन के बारे में बात की जा रही है समझाने के लिए। तो यहाँ पे इनके जो बच्चे होंगे, इनसे जो बच्चे होने वाले हैं, तो इसके बारे में देखिए। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास दोनों ब्लू कलर के देखने को मिले, दोनों ए जीन है, तो ये नॉर्मल हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देखिए कि इनके पास भी एक ब्लू था, एक रेड था, इनके पास भी एक ब्लू, एक रेड था। तो 2 बच्चों में ऐसी संभावनाएँ हैं कि एक ब्लू, एक रेड रहेगा, यानी कि ये 3 बच्चे इनको नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चौथे बच्चे में सिकल सेल बीमारी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 25% चांस रहता है बच्चों को सिकल सेल बीमारी होने का। अब वही सारी चीज़ें ना इसी तरीके से लिखी गई हैं। अगर आप सच में समझने वाले, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तो 25% चांस ये बन रहा है कि जो दोनों नॉर्मल जीन बनेगी, यानी कि जो दोनों ए जीन बन रही है, उसका भी 25% चांस बन रहा है क्योंकि एक ही में देखने को मिल रहा है। और ये जो दोनों में, एक ए जीन हो गया और एक एस जीन हो गया, ये 2 लोगों में देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% चांस ऐसा है
कि जो 2 बच्चे होंगे, या फिर 50% चांस ऐसा है कि एक नॉर्मल जीन रहेगी और एक इस जीन रहेगी, जो सिकल सेल वाली जीन है, और जो यहाँ पे 25% चांस इससे बन रहा है कि जिसको सिकल सेल रोग हो सकता है, या फिर इस जीन दोनों पाई जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे फैक्ट है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, और वही चीज़ यहाँ पे आपको पिक्टोरियल के माध्यम से समझाई गई है। अगर हम इसको और सिंपल में समझना चाहें, तो यहाँ समझते हैं। ये हो गया मम्मी, ये हो गया पापा। देखो, मुझे फिगर बनाने नहीं आता, नहीं तो आज मैं कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता। हाँ, ये सच है। मुझे फिगर बनाने नहीं आता। तो आप ये अज़्यूम कर लो, ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गए। इनमें भी एक ए जीन पाई जाएगी, एक यस जीन पाई जाएगी। इनमें भी एक ए जीन पाई जाएगी और एक यस जीन पाई जाएगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इन दोनों का आपस में मेल होगा, या जब भी बच्चा पैदा करने का प्रोसेस होगा, तो 25% चांस ऐसा रहेगा, 25% चांस ऐसा कि एक बच्चे के अंदर दोनों ए जीन पाए जाए, यानी कि दोनों नॉर्मल जीन पाए जाए। वहीं पे 25% चांस ऐसा रहेगा कि एक बच्चे के अंदर दोनों यस जीन पाए जाए, यानी कि सिकल सेल वाली जीन पाई जाए, और इसको रोग होने की संभावना रहेगी, इसको रोग हो जाएगा सिकल सेल। और 50% चांस ऐसा रहेगा कि बच्चे के अंदर ए जीन भी पाई जाए और यस जीन भी पाई जाए, दोनों जीन पाई जाए, और इनको सिकल सेल नहीं होगा। यानी कितना चांस बन रहा है? तो 25% चांस बनता है कि सिकल सेल बीमारी हो जाए। बस ये सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी ए जीन है, यस जीन है, तो ये तो नॉर्मल है। ए जीन है, यस जीन है, ये भी नॉर्मल है। तो जो जिनके अंदर ए प्लस यस जीन पाई जाती है वो नॉर्मल हो गए। लेकिन जिनके अंदर सिर्फ यस जीन पाई जा रही है, उन्हीं को होने वाला है सिकल सेल। सिकल सेल जीन, इसका नाम भी दे दिया गया है। बाकी ये समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये पिक्टोरियल माध्यम से समझ नहीं आया, तो आप इसको पढ़ लीजिए एक दफ़ा, वो भी समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया, तो भैया ये ईमेल आईडी है। अगर ईमेल नहीं है, तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं उसको फिर से समझा दूँगा कल वाली वीडियो में। वैसे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलो अब जान लेते हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया क्या है। सिकल सेल रोग में आनुवंशिक त्रुटि के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार आकार धारण कर लेती हैं। वही अभी मैंने बताया ना कि इसको अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है और फिर हाशिए का आकार भी कहा जाता है। और ये चीज़ जो आपको दिखाई गई थी अभी फिगर में, उसी को कहा जा रहा है कि डिस्क के आकार की सामान्य कोशिकाओं के विपरीत सिकल सेल जैसी कोशिकाएं वाहिकाओं में आसानी से नहीं घूम सकती, जिसके परिणामस्वरूप रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। इससे गंभीर दर्द हो गया, जीवन घातक संक्रमण हो गया, एनीमिया या स्ट्रोक की घटनाएं हो सकती हैं। भारत में हर साल 30,000 से लेकर के 40,000 बच्चे इस विकार के साथ पैदा होते हैं। ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है, ये ध्यान में रखिएगा। लक्षण उन लोगों में प्रकट होते हैं जिन्हें माता-पिता दोनों से क्षतिग्रस्त जीन की एक जोड़ी विरासत में मिलती है। अभी मैंने बताया ना कि जब एस जीन मिलती है, वही चीज़ एकदम सेम टू सेम है। तो आप अगर वहाँ पे समझ गए होंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग माता-पिता में से किसी एक से जीन की केवल एक प्रति रखते हैं, वे सामान्य जीवन जी सकते हैं। वही जो मैंने दिखाया था कि ए जीन मिल रही है या फिर एस जीन मिल रही है। अगर ये दोनों भी मिले तब ये जी लेंगे, या फिर ए जीन मिले तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एस जीन मिले ना, तब इनको सिकल सेल रोग हो जाएगा। ये थैलेसीमिया के समान है, जिसमें जिन लोगों को माता-पिता दोनों से जीन की एक जोड़ी विरासत में मिलती है, वे गंभीर एनीमिया जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं। एनीमिया क्या है? जब खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो इसी को एनीमिया कहा जाता है। थैलेसीमिया से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे थकान, सांस लेने में तकलीफ और अनियमित दिल की धड़कन होती है। इस स्थिति से पीड़ित लोगों को जीवन भर रक्त आदान की आवश्यकता होती है। ब्लड इनको लेना देना पड़ता है। ट्रांसफ्यूजन से शरीर में अतिरिक्त आयरन जमा हो जाता है जब बार-बार ये ब्लड लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जब नेचुरल प्रोसेस नहीं अपना पाएगी, तो उसको दिक्कत देखने को मिलेगी। जब बार-बार बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है, तो फिर वहाँ पे आयरन की अतिरिक्त मात्रा जमा हो जाती है, और जिनके लिए केलेशन की आवश्यकता होती है। दुनिया में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की संख्या में भारत सबसे आगे है। लगभग 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, यानी कि 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक थैलेसीमिया की बीमारी देखने को मिलती है भारत में बच्चों में, और ये दुनिया में अग्रणी है। अब तक के परीक्षणों से क्या पता चल रहा है? तो परीक्षण वही 45 लोगों को कैसेगी प्राप्त हुआ था। ये जो जीन थेरेपी है, उसी का नाम कैसेगी भी दिया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। इनमें से केवल 29 मरीज अंतरिम विश्लेषण के लिए पर्याप्त समय तक परीक्षण में रहे थे, जिस पर अनुमोदन आधारित है। यानी कि 29 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर लंबे समय तक परीक्षण किया गया है, और उसी के बेस पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। ये मतलब क्या क्लिनिकल प्रोसेस क्या था, कैसे-कैसे अनुसंधान किया गया, उसके बारे में भी बताया गया कि क्या फैक्ट रहा है जब अनुसंधान किया गया है, कितना सक्सेस मिली है, कितना कम सक्सेस मिली है, वो क्या सही सही था, क्या गलत था, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन 29 परीक्षण प्रतिभागियों में से एक को छोड़कर सभी को उपचार के बाद कम से कम 12 महीनों तक कोई गंभीर दर्द की समस्या नहीं हुई। परीक्षण के लिए थैलेसीमिया से पीड़ित 54 व्यक्तियों को थेरेपी दी गई थी। उनमें से 42 अंतरिम विश्लेषण के लिए काफी समय से परीक्षण में थे, और 42 में से 39 रोगियों को उपचार के बाद कम से कम 12 महीने तक रक्त आदान, यानी कि वही जो ब्लड चढ़ाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अन्य 3 में आदान की आवश्यकता 70% तक कम हो गई, यानी कि जो थेरेपी है काफी हद तक कारीगर है। थेरेपी कैसे तैयार की जाती है और कैसे दी जाती है? तो कैसे भी एक बार का उपचार है, जिसके लिए डॉक्टर को पहले एफेरेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करके अस्थि मज्जा से
रक्त स्टेम कोशिकाओं को इकट्ठा करना होता है, जिसका उपयोग विभिन्न घटकों के लिए रक्त को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बोन मैरो होता है, वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, तो जो स्टेम कोशिका है उसको निकालते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बेस पर काम करते हैं। फिर कोशिकाओं का विनिर्माण स्थल पर भेजा जाता है, जहाँ उन्हें संपादित और परीक्षण करने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यानी 6 महीने का पूरा टाइम लग जाता है कि उसको एडिट करना है, उसको देखना है, उसको फिर रखना है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखने में। संपादित कोशिकाओं के साथ प्रत्यारोपण से पहले डॉक्टर अस्थि मज्जा से अन्य कोशिकाओं को साफ करने के लिए कुछ दिनों के लिए कंडीशनिंग दवा देते हैं, जिन्हें संशोधित कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। रोगी को न्यूनतम 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, ताकि संपादित कोशिकाएँ यानी कि एडिटेड सेल, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया, पता चले कि आप सोचिए संपादित कोशिकाएँ क्या हैं? तो वही मैंने आपको पहले बता भी दिया कि एडिटेड सेल्स अस्थि मज्जा में निवास कर सकें और सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शुरू कर सकें, आरबीसी का निर्माण। उपचार से होने वाले दुष्प्रभाव ऑटो ऑटोलॉगस स्टेम सेल प्रत्यारोपण से जुड़े दुष्प्रभावों के समान हैं, जिनमें मतली, थकान, बुखार और संक्रमण का खतरा बढ़ जाना शामिल है। इस उपचार की चुनौतियाँ क्या है? तो सिंपल सी बात है, भाई जीन थेरेपी है और अभी दुनिया में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, तो महँगी तो होगी ही होगी। स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं की अनुपस्थिति, अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। उसके अलावा अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो इसको बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये यूके में हो रहा है, हमारे यहाँ पे तो अभी अवेलेबल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे इसके ऊपर काम चल रहा है, पर अवेलेबल नहीं है, और ऐसे बहुत सारे देशों में अवेलेबल नहीं होगा। तो उसको वहाँ पे भेजना पड़ेगा, और टाइम देखिए आप कितना लगेगा, 6 महीने तो उसको प्रयोगशाला में रखना पड़ेगा। उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद 12 महीने तक तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर 12 महीने के बाद तो दिक्कत हो सकती है ना। वही बात है आपकी सफलता दर। तो हो सकता है कि 12 महीने के बाद दिक्कत हो जाए, तो हर 12 महीने में कैसे कोई करवा पाएगा? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कैसे कोई देगा 12 महीने में? सिकल सेल रोग के बारे में अगर हम बात करें अलग से, तो ये एक पुरानी एकल जीन बीमारी है, जो रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, एनीमिया इसे को कहा जाता है, तीव्र दर्द का अनुभव और पुरानी चोट तथा जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनती है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो सिकल सेल रोग के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण जैसे कि आप देखेंगे, थकान हो गया, कमजोरी, पीलापन, उसके अलावा तीव्र दर्द होता है, ये हड्डी, छाती, पीठ, हाथ एवं पैरों में अचानक और तीव्र दर्द पैदा कर सकता है। विलंबित विकास और यौवन यानी कि जो आप कह सकते हैं जवानी आने में देर हो सकती है। बाकी उपचार के लिए अगर हम इसके क्या कर सकते हैं, रक्तदान, ब्लड चढ़वा सकते हैं, पर वही है कि इससे अतिरिक्त आयरन जमा हो जाता है, उसकी भी दिक्कत देखने को मिलता है, और कोई बार-बार कितना ब्लड चढ़वाएगा, उसके लिए भी तो दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा हाइड्रॉक्सी यूरिया, ये दवा दर्द की निरंतरता की आवृत्ति को कम करने और बीमारी की कुछ दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है। यानी कि जो दर्द होता है उससे निपटने के लिए दवा दी जाती है। और उसके अलावा वही जो बोन मैरो या आप कह सकते हैं अस्थि मज्जा, इसका ट्रांसप्लांटेशन जो कराया जाता है, प्रत्यारोपण कराया जाता है, इसके द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। और अब आप यहाँ पे एक और चीज़ आप जोड़ लेंगे, जो जीन थेरेपी आई है, कैसे करके जो जीन थेरेपी आई है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए? तो वर्ष 2016 में सिकल सेल एनीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके अलावा उपचार और निदान हेतु 22 आदिवासी जिलों में एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। बीमारी की जांच और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भारत सरकार सिकल सेल रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में योगदान दे रही है। उसके अलावा केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। ये है आपका सिकल सेल बीमारी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो फिर से वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उसके लिए कितना फ़ायदा है ना, बस ये एक इमेज पढ़ ली, उनको पता चलेगा कि सिकल सेल बीमारी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया और सिकल सेल क्राइसिस हो गया, ये 2 इसके टाइप हैं। और भैया हम लोग जैसे जो हिंदी मीडियम के, फिर उनको ये पूरा पोथा पढ़ो और जो इंग्लिश मीडियम के एक इमेज से ऐसे क्लियर हो गया। सर्च करो ना गूगल पे अगर, या कहीं और से सर्च करने की कोशिश भी करो, तो आपको इंग्लिश मीडियम ही मिलने वाला है। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है कि जब हिंदी मीडियम में इस तरीके की कोई स्लाइड आपको देखने को मिल जाए या कोई इमेज देखने को मिल जाए। थैलेसीमिया के बारे में अगर हम बात करें, तो ये भी एक अस्थायी रक्त विकार है। ये आनुवांशिक विकार है, यानी कि जो विरासत में मिलता है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया माता-पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवांशिक विकार है। प्रत्येक लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन के अणुओं की संख्या 240 से लेकर के 300 मिलियन के बीच हो सकती है। रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी अंत्यक्रिया पर निर्भर करती है। थैलेसीमिया के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, तो टोटल 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है थैलेसीमिया माइनर, फिर एक आता है इंटरमीडिया यानी कि इंटरमीडिएट आप जिसको कह सकते हैं बीच का, मध्यस्थ, और तीसरा हो जाता है थैलेसीमिया मेजर। अब नाम से ही समझ सकते हैं बीच का है, तो इन दोनों के बीच की जो कंडीशन बनेगी, इसी को थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहा जाएगा। माइनर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, कम ही दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत समस्या होती है, और जो मेजर इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक यही होता है। ऐसा तब होता है जब एक बच्चे को माता-पिता प्रत्येक से 2 उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं।
थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बच्चे में जीवन के पहले वर्ष के दौरान गंभीर एनीमिया के लक्षण विकसित होते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर आप कह सकते हैं अब तो जीन थेरेपी जो आ गई उसका इलाज किया जा सकता है या नियमित रूप से रक्त चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। प्राय थैलेसीमिया के मरीज ग्रसित होते हैं किस-किस चीज़ से? तो एनीमिया हो गई, कमज़ोर हड्डियाँ, देर से या मंद विकास, शरीर में लोहे की अधिकता, वही आयरन क्योंकि ब्लड चढ़वा रहे हैं बार-बार तो आयरन की अधिकता तो होगी ही होगी, अपर्याप्त भूख, बढ़ा हुआ प्लीहा यकृत और पीली त्वचा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे ग्रसित होते हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो भारत दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी है, यानी कि थैलेसीमिया की सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ देखने को मिलती है? भारत में, जिसमें 40 मिलियन थैलेसीमिया वाहक हैं और 1 लाख से अधिक थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं। जिन्हें हर महीने रक्त की आवश्यकता होती है। इलाज की कमी के कारण देश भर में 1 लाख से अधिक मरीज 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मर जाते हैं। भारत में थैलेसीमिया का पहला मामला 1938 में सामने आया था। हर साल भारत में थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है यार। मतलब अब वही चीज़ें कैसी चीज़ें पढ़ के फिर दिमाग थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। 1 लाख से अधिक मरीज 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मर जाते हैं क्योंकि उनको कमी नहीं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका बोन मैरो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। 1 लाख लोग बहुत बड़ा आंकड़ा है और 20 साल की उम्र पूरी करने से पहले जिनके घर वालों के साथ ये घटना होती है उनके बारे में सोच के देखिए। ये जो तकनीक है ना क्रिस्पर-cas9 उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप थोड़ा-सा देख लीजिए। जैसे देखिए क्या होगा ये मान लीजिए डीएनए है, इसी को टारगेट करना है। तो ये जो क्रिस्पर-cas9 है, ये एक प्रकार की कैंची ही है, जैविक कैंची है। ये इसी डीएनए को काट देगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि काट देगी, इसको हटा देगी और यहाँ पे या तो दूसरा डीएनए लगा देगी, इसी को एडिट कर देगी या फिर उसी में जो दिक्कत देखने को मिल रही थी उसको सही कर दिया जाएगा और फिर नॉर्मल डीएनए हो जाएगा और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे है, ये सिंपल सी बात है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि चलो रॉकेट साइंस से समझाओ। वही चीज़ यहाँ पे अलग माध्यम से समझाई गई है, अगर कोई देखना चाहता है। तो कभी भी मैं आप लोग को कोई चीज़ दिखाता हूँ तो 2-3 अलग-अलग एस्पेक्ट से दिखाता हूँ, ताकि अगर एक जगह से क्लियर ना हो तो दूसरी जगह से क्लियर हो जाए। एक छोटी-सी न्यूज़ है, बात करें जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है, इसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। कौन-सी टैगलाइन के साथ? तो आरोग्यम परम धनम इस टैगलाइन के साथ, ये टैगलाइन है और ये जो नाम किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम किया गया है, तो याद रखिएगा। तमिलनाडु में रक्षा गलियारा बनाने के लिए इंडिया और इटली के बीच समझौता हुआ है। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर कभी ट्यूटोरियल आएगा तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में बहुत पूछता है यार। और पंजाब एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है किसके लिए? तो जो तीर्थयात्री हैं, खास करके जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। इसका नाम क्या रखा गया है इस योजना का? तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ये इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे बात करें मैक्स वर्स्टेपन के बारे में। इन्होंने जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फ़ॉर्मूला 1 रेस हो रही थी, उसको जीत लिया और ये लगातार इनकी 19वीं जीत है। ये याद रखिएगा। ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी सिएरा लियोन है, इसने भाई साहब पूरे देश में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि कहीं यहाँ पे तख्ता पलट ना हो जाए, सैन्य तख्ता पलट ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि एक जो आर्मी बेस था, वहाँ पे हमला किया गया है। तो इस नाते इसने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। बाकी यहाँ पे बात करें सिर्फ कौर समरा के बारे में, इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन तुगलकाबाद में किया जा रहा है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। 50 मीटर फ्री पिस्टल ये इनका और इसके बारे में बताया गया। सिमरनप्रीत कौर बरार इन्होंने क्या जीता? तो वुमेन्स एंड जूनियर गोल्ड मेडल विद अ स्कोर ऑफ 551। ये कहाँ पे हो रहा है? जूनियर वुमेन्स एंड जूनियर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किसने? तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने। ये कहाँ पे हो रहा था? ये भोपाल में हो रहा था। ये अलग न्यूज़ है, ये अलग न्यूज़ है। ये यहाँ पे एक चीज़ है ना A23A, ये इस तरीके से लिखा है A23A। ये क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। ये भाई साहब खिसक रहा है या कह लो पिघल रहा है, तो इस नाते चर्चा में आ गया। कभी आपसे पूछे कि A23A क्या है? तो आप सोचे कि ये क्या है? तो आपको बता दिया। आज बोलने में बहुत सारी गलती हुई है, मुझे एहसास है। उसके पीछे वजह ये है कि अ, शुरू में बता देता ना तो फिर आप लोग पूरी सहानुभूति के साथ लेक्चर सुनते। वजह ये है कि मेरे कज़िन ब्रदर हैं, बड़े हैं लगते हैं मतलब बड़े पापा के बेटे हैं। तो रात में उनकी वाइफ़ को एक बेटा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था और फिर उसकी डेथ हो गई। मतलब रात में पैदा हुआ और सुबह 6-7 बजे के आस-पास पता चल रहा है कि डेथ हो गई। फिर भी मैं ये वीडियो रोका नहीं, मतलब यही था क्या बोलूँ यार, आप समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ें के टाइम ना आदमी भावनात्मक रूप से कितना कमज़ोर हो जाता है। अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ? यही वजह है कि मेरी ज़ुबान आज बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ और रहा हूँ क्योंकि ध्यान तो वहाँ पे लगा हुआ है सारा और फिर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, फिर रोना-गाना घर पे सब समझ ही सकते हो उसमें क्या ही बोला जाए उसको लेकर के। अगर मैं शुरू में बता देता तो आप लोग पूरा इमोशनल होके सुनते, आप लोग फिर सहानुभूति के साथ ही लेक्चर सुनते, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया। अब इससे मुझे ये भी पता चला है कि कितने लोग पूरी वीडियो देखते हो, लास्ट तक देखते हो। तो यार माफ़ करना भाई या दीदी, बहन जो भी हो, माफ़ करना
क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गलती हुई है। ऐसा होता नहीं, बट अब क्या ही बोला जाए उसके बारे में, जब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये मतलब हो जाता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मौत का तो कोई भरोसा है नहीं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। ठीक है, बोलने में जो गलती है उसके लिए माफ़ करिएगा। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद।